और आज हम शुरू कर रहे हैं व्यंजन संधि का दूसरा हिस्सा। व्यंजनों को समझने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे हम व्यंजनों को जानकर बाकी वाले हिस्सों को भी सॉल्व कर सकते हैं संधि का। जैसा कि व्यंजन के परिचय आपके पास पड़े हैं, हम पहली बात करते हैं। पहली बात, दंतीय अल्प प्राणों के संदर्भ में संधि किस प्रकार होती है। दंतीय अल्प प्राण जो है वो है त और द। दंतीय अल्प प्राण भी हमेशा बदलते हैं यदि उनके बाद में, पहले पद के बाद में आपको किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण नजर आए या ल ह स नजर आए, तो इन वर्णों की एक क्षमता होती है कि वो दंतीय अल्प प्राण को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जैसे उत प्लस चारण शब्द है, ये दंतीय अल्प प्राण है। ये दंतीय अल्प प्राण जो है, इसके बाद हमारे पास किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण आ रहा है या ल ह श आ रहा है, तो ये दंतीय अल्प प्राण को स्वयं में बदल देते हैं। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण होता है। और भी कई एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है ना। ठीक इसी के समान दूसरा ही है, नियम नहीं है ये, इसी का एक रूप दूसरा है। दंतीय अल्प प्राण जो है वो उसी में बदल रहे हैं। अलग अलग पुस्तकों में नियम दे रखे हैं, लेकिन ये नियम नहीं है, ये एक ही चीज़ है। त और द का तालव्यकरण हो रहा है। तालव्यकरण का मतलब तालव्य वर्ग के अंदर ये दंतीय अल्प प्राण है। दंतीय अल्प प्राण इस बार जो है वो बदलेंगे किसमें? तालव्य वर्ण के अल्प प्राण में बदलेंगे। तो यही नियम इस पे भी लागू होता है, नियम ना होकर ये कंसेप्ट आपके पास है। दूसरा, दंतीय अल्प प्राण जो है वो दंत्यकरण, अर्थात वो अपने ही यहाँ पर दंतीय अल्प प्राण का ह के साथ बदलना होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूँ। बात यही बात इसमें निकलेगी जो है ना, यहाँ पर लागू हो रही है। जैसे आपके पास एक शब्द दिया मैंने, विद्युत प्लस छटा, तो यहाँ पर दंतीय अल्प प्राण है। दंतीय अल्प प्राण को ये छ, ये तालव्य है, ये अपने वाले अल्प प्राण में छ वाले वर्ग को च छ ज, इसमें अल्प प्राण कौन सा है? छ का, इसका अल्प प्राण है च। दूसरे का अल्प प्राण पहला होता है, दूसरा महाप्राण होता है। तो विद्युत छटा हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास च हो गया। तो ये दोनों के अंदर एक ही बात लागू होती है, लेकिन ह के संदर्भ में ये कहा जाता है कि पद प्लस हति। तो यहाँ पर जो है ह जो है दंतीय अल्प प्राण के वजह से ह जो है ध में बदल रहा है। एक उल्टा सा कंसेप्ट लागू हो रहा है। यहाँ पर दंतीय अल्प प्राण बदल रहे हैं, इसमें दंतीय अल्प प्राण बदल नहीं रहा है, दंतीय अल्प प्राण ह को बदल रहा है ध में। तो ये हो रहा है पद्धति, ठीक है ना। केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी दोनों चीज़ें समान है। स्वर का भी तालव्यकरण होता है। यदि कोई शब्द आ जाता है जो स्वर सहित है, स्वर सहित का मतलब जैसे यहाँ पर मैंने शब्द दिया परि प्लस छेद, ठीक है ना। तो परिच्छेद, यहाँ पर हमारे पास व्यंजन नहीं है, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। तो ये कंसेप्ट हमें देखना पड़ेगा। स्वर का भी तालव्यकरण हो रहा है। ये क्या है? तालव्यकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वयं तालव्य आता है तो ही तालव्यकरण हो रहा है। तो ये तालव्य वर्ण जो है इसके ई के प्रभाव से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास छ जो है एक अल्प प्राण स्वर अपने साथ लेके आएगा, वो होगा परिच्छेद। किसके कारण हो रहा है? स्वर के कारण और तालव्य के कारण नया एक स्वर व्यंजन जो है उसका आगम होता है, और वो भी अल्प प्राण के रूप में ही होगा। अभी भी अल्प प्राण के रूप में ही आगमन हो रहा है, ठीक है ना। फिर आता है आपके पास बाकी तीन नियमों का एक पूरा का पूरा मूर्धन्यकरण। मूर्धन्यकरण यहाँ पर भी हो रहा है। ई और ऊ जो है वो मूर्धन्य स्वर है, ठीक है ना। बाकी मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? ट ठ ड ढ ण। तो अगर ई और ऊ मूर्धन्य स्वर है, उनके बाद कहीं पर भी अगर आपको दंतीय स नजर आ जाए, तो ये ई और ऊ अपने प्रभाव से इस दंतीय स को मूर्धन्य स में बदल देंगे। जैसे आपके पास नी प्लस सेद आया हुआ है, क्योंकि ये दंतीय है और ये मूर्धन्य स्वर है, इसलिए इसको क्या बना देंगे? निषेध बना देंगे। कौन बना रहा है? मूर्धन्य स्वर बना रहा है। फिर आ रहा है मूर्धन्य वर्ण, और भी है, ई री र और श के अलावा मूर्धन्य वर्ण ये भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? किसी भी दंतीय पंचम को भी मूर्धन्य पंचम बना देंगे। ये आपके पास एग्जाम्पल कई बार देखा होगा, राम प्लस अयन है, तो ये अयन का न क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि जो है वो किसी भी दंत्य पंचम को मूर्धन्य पंचम में बदल देती है, रामायण हो जाता है,
कई सारे एग्जाम्पल इसको देखने को मिलते हैं। न का न क्यों हुआ? क्योंकि आगे वाले पद के अंदर मूर्धन्य ध्वनि है, इस वजह से। तो ये मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य श बनाएगा दंत्य को। ये मूर्धन्य पद है, सारे के सारे मूर्धन्य वर्ण है, तो ये न को दंत्य को भी मूर्धन्य बना देगा। मूर्धन्य यदि आपके पास ध्वनि आगे आ जाती है और पीछे कोई कंठ आ जाता है तो क्या हो जाता है कि ये बीच में एक नया स का आगम कर देती है। जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है परिप्लशकार, यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि क की वजह से यहाँ पर किसका आगमन कर रही है? परिष्कार। तो तीनों नियम एक जैसे हैं, मूर्धन्य और कंठीय, मूर्धन्य श का आगमन, मूर्धन्य वर्ण और न, तो मूर्धन्य वाला न में बदल देगा, ठीक है ना। और यदि ई और मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं तो दंत्य को मूर्धन्य श बना देगा। एक आता है दंत्य। अब जैसे मूर्धन्य प्रभाव छोड़ते हैं वैसे दंत्य भी छोड़ता है। यदि कोई दंत्य स आ जाता है तो वो कंठीय, बाद में अगर कोई वर्ण नजर आ जाता है तो वो क्या करेगा? वो बीच में दंत्य स का आगम कर देगा। जैसे सम प्लस करण संस्करण, सम प्लस करण संस्करण स आया हुआ है और यहाँ पर संस्करण, ये स का आगमन है। एक और संधि आती है, संस्कृत के आजकल कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हालांकि हिंदी के अंदर ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है। संस्कृत के प्रश्न पूछने लग गए हैं न का लोप। न का लोप जैसे मंत्रिन प्लस मंडल, मंत्रिन प्लस मंडल मंत्रिमंडल, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, झंडा बरदार प्रश्न है, ये कई बार पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। ये हमारे पास हिंदी की संधियों में वर्तमान में शामिल नहीं करते, लेकिन कई बार इसको देखने को मिलता है क्योंकि हमारी जननी संस्कृत है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि पूरी होती है। हम आगे करेंगे विसर्ग संधि।